नमस्कार, कैसे हैं आप। सत्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। सत्ता के सभी मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले बात होगी आज की 2 पावरफुल तस्वीरों की जो जापान के हिरोशिमा से आई हैं। आपको बताएंगे कि कैसे इन दोनों तस्वीरों में भारत की दुनिया में बढ़ती धाक है और चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दिल्ली पर किसका अधिकार होगा, यह सवाल आज हर किसी के मन में उठ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से आए लेट नाइट अध्यादेश पर आर पार की जंग छिड़ गई है। तो सवाल है कि क्या अब दिल्ली में एलजी की ही चलेगी। अधिकारों वाले इस दंगल पर सत्ता की कुंजी तैयार है। सत्ता में उस तिहाड़ की बात होगी जिसे वैसे तो देश की सबसे सुरक्षित और हाईटेक जेल कहा जाता है, लेकिन तिहाड़ के सिस्टम ने गैंगस्टर्स के सामने कैसे हथियार डाल दिए हैं, ये दिखाएंगे आपको। ये तिहाड़ जेल की ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी वाली पॉलिसी है। फिर यूपी के एक दरोगा का ईएमआई वाला करप्शन भी देखिएगा। एक केस में कुछ धाराएं कम करने के बदले फ्रिज की डिमांड को एक शख्स ने कैसे पूरा किया और वीडियो वायरल होने के बाद क्या हुआ, यह बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को कर्नाटक में बदली सत्ता की जानकारी भी दे दे। आज कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार बन गई। सिद्धरामैया ने दूसरी बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डीके शिव कुमार ने इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। कर्नाटक में 2 चीजें आज देखने को मिली। पहली ये कि पहली ही मीटिंग में कांग्रेस सरकार ने 5 वादों पर मोहर लगा दी और दूसरी ये कि विपक्षी एकता की पिक्चर आज बदली बदली सी नजर आई, जिसमें कई चेहरे गायब थे। आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को परेशान करने वाली एक खबर आई है। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी ने बताया कि क्वाड की अगली मीटिंग 2024 में भारत में होगी। उन्होंने कहा कि क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। और पाकिस्तान को परेशान करने वाली एक खबर भी हमारे पास है। आज जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने 7 जिलों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, शोपियां, पुंछ और कुपवाड़ा में रेड हुई है। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के बुलंद ग्लोबल सत्ता की, जिसकी तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। जापान के हिरोशिमा में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वही हुआ जिसके कयास लगाए जा रहे थे। हर मुलाकात में, हर तस्वीर में भारत की धाक दिखी। G7 देशों की मीटिंग में लगातार पांचवी बार पीएम मोदी की मौजूदगी भारत की चमकती ग्लोबल सत्ता का सबूत है। 2020 में कोरोना के कारण पीएम मोदी वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हुए थे। G7 दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों का मंच है जिसमें ग्लोबल आर्थिक नीतियों पर चर्चा होती है और उन्हें अपडेट और अपग्रेड किया जाता है। आज G7 से पीएम मोदी की 2 तस्वीरें ऐसी आई हैं जिनका मैसेज बेहद पावरफुल है। पहली तस्वीर पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की गर्मजोशी वाली मुलाकात की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। जो बाइडेन खुद चलकर प्रधानमंत्री मोदी के पास आते हैं। उसके बाद पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठकर बाइडेन के पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। कुछ सेकंड तक दोनों की बात होती है। इस तस्वीर में एक बहुत ही पावरफुल कूटनीतिक केमिस्ट्री नजर आती है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रहे हो या बाइडेन, दोनों ने पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी बनाकर रखी। अमेरिका बार बार बता रहा है कि पीएम मोदी के विजन वाला न्यू इंडिया उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की मुलाकात वाली दूसरी तस्वीर और भी ज्यादा मायने रखती है। यह है पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात की तस्वीर। पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं की यह पहली फेस टू फेस मुलाकात। इंटरनेशनल मंच पर यह मुलाकात अपने आप में बेहद अहम है। हिंदुस्तान की मजबूत होती ग्लोबल सत्ता की तस्वीर आपने देख ली। अब बात करते हैं उन मुल्कों की जिनके नेताओं की आंखों में यह तस्वीर चुभती है, जो भारत विरोधी सोच वाले वायरस से संक्रमित है। मौका कोई भी हो, मंच कोई भी हो, माहौल कैसा भी हो, उनका दुष्प्रचार वाला एजेंडा एकदम क्लियर है। भारत का विरोध और भारत विरोधी देशों में का समर्थन। अब से करीब 48 घंटे बाद जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील समेत कई बड़े बड़े देशों के करीब 100 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे।
जहां दशकों तक आतंकवाद से जूझने वाले जम्मू कश्मीर को नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर पर गिद्ध की नजर रखने वाला पाकिस्तान शुरू से ही इस बैठक के विरोध में रहा है। अब कई और ऐसे देश हैं जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गए। इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में आने से इनकार कर दिया है इन्होंने। पहला नाम आप जानते हैं किसका, चीन का। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी करके मीटिंग का बॉयकॉट करने की बात कही है। दूसरा नाम यह भी आपको पता ही होगा, सरप्राइज तो नहीं है, तुर्की की ओर से कहा गया है कि कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अब तक इस बैठक के लिए तुर्की ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बताया जा रहा है कि हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला तुर्की इस बैठक से किनारा करेगा। तीसरा नाम है सऊदी अरब का। बताया जा रहा है कि खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा समझने वाला सऊदी अरब भी चीन और पाकिस्तान की तरह इस बैठक से किनारा कर सकता है। चाहे पाकिस्तान कुछ भी सोचे, चीन कोई भी चाल चले, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दिमाग में भारत को लेकर कितना भी जहर भरा हो, भारत का एजेंडा जम्मू कश्मीर को लेकर एकदम क्लियर है। और इसी क्लियर एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग की जोरदार तैयारी हो रही है। आतंकियों की बौखलाहट और पाकिस्तान के प्रपंच को देखते हुए जल, जमीन, आसमान से घाटी में चप्पे चप्पे पे नजर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सेना अलर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गश्त तेज कर दी गई है। सीसीटीवी से नजरें रखी जा रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ के जवान घुसपैठ पर नजर रख रहे हैं। विशेष महिला कमांडो सीमा की सुरक्षा में लगी हुई हैं। डल झील में एनएसजी और मरीन कमांडोज गश्त लगा रहे हैं। बोट से पेट्रोलिंग की जा रही है। अखनूर में चिनाब नदी में बीएसएफ के जवान दिन रात गश्त कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आज आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा है जो शायद ही आपने कभी देखी होंगी। सिर्फ कुछ सेकंड की रील में आप देखिए कैसे भारत के जवान पाकिस्तान की साजिश के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लौटी खुशहाली, हुए विकास कार्य और यहां के बदले माहौल को विश्व पटल पे स्थापित करने के लिए भारतीय सरकार ने G20 की पर्यटन से जुड़ी बड़ी बैठक को श्रीनगर में करने का मन बनाया है। इस वक्त हम पहुंचे हैं श्रीनगर के शेर कश्मीरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में, जहां पे G20 की बड़ी बैठक 22, 23 और 24 मई को की जाएगी। पूरे विश्व की निगाहें कश्मीर में होने जा रही G20 की बैठक को लेकर है, लेकिन ठीक उससे पहले जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अलर्टनेस दिखाई दे रही है। TV9 भारतवर्ष इस समय मौजूद है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर में, और यहाँ पर हम BSF के विशेष कमांडोज और जवानों के साथ पेट्रोलिंग यानी कि बोट पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हैं। ये चिनाब नदी का एरिया है, ये अखनूर सेक्टर पड़ता है। सामने अगर आप देखें ये पाकिस्तान का इलाका सियालकोट पड़ता है। सूत्र जो हमें बताते हैं सियालकोट के अंदर आतंकियों का एक लॉन्च पैड है जिसका नाम हेडमराला है। वहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। रिवर चिनाब है, यहाँ का जो पानी जो वाटर लेवल है ये सेम नहीं रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए प्लस ये बोथ साइड में यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, तो इन्फिल्ट्रेशन होने का खतरा यहाँ पर ज़्यादा है पाकिस्तान की ओर से। तो इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए हम ये बोट पेट्रोलिंग करते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का इलाका है, सियालकोट का इलाका है। कई जगहों पे आपको घर देख रहे होंगे, लेकिन जो हमें सूत्र बताते हैं कहने को तो ये घर हैं, लेकिन कई इलाकों में ऐसे घर जो हैं आतंकी अपने लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। G20 बैठक से पहले जिस तरह लगातार कश्मीर घाटी में सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए हैं, वही लगातार डल झील में मैरीन कमांडो से लेकर CRPF के क्विक एक्शन टीम के जवान लगातार डल झील के गश्त करते हुए दिख रहे हैं।
कुछ दिन पहले मैरीन कमांडोज की तरफ से इस तरह का अभ्यास देखने को मिला था। आज सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम ने डल झील में ये अभ्यास की प्रतिक्रिया शुरू की है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से ऐसी ही तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि ये भारत की साख का सवाल है। ये इवेंट आईना है उन लोगों के लिए जो मुस्लिम अधिकार और मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करते हैं। जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 जैसी जंजीरों से आजाद हुआ है, तब से यहां की फिजाओं में बदलाव की बयार है, और ये इवेंट इसी बदलाव की एक बानगी है जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को खटक रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में आतंकियों की तरफ से साजिश रची जा रही है। G20 की बैठक में खलल डालने के लिए आतंकियों की तरफ से कई लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं। सूत्रों के मुताबिक 60 ऐसे आतंकी हैं जो अलग अलग जगहों पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान आर्मी ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने इलाके में 5 कंट्रोल रूम तैयार किए हैं। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पाकिस्तान के लिए यह नया नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की इस तरह की हिमाकत हमेशा से रही है। भारत की ओर से कई बार सबक सिखाने के बावजूद वो बाज नहीं आ रहा है। लेकिन यह बात ना चीन को समझ आ रही है, ना तुर्की को, ना सऊदी अरब को। चीन ने खुलकर पाकिस्तान के साथ आते हुए G20 बैठक में आने से इनकार कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैंग वेनबिन ने कहा है कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। हालांकि चीन के इस बयान को लेकर ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन LAC पर वही कर रहा है जो पाकिस्तान LOC पर कर रहा है। और जम्मू कश्मीर को लेकर भी चीन की नीति और नियत कई बार एक्सपोज हो चुकी है। इंटरनेशनल सत्ता के बाद अब बात दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाली सत्ता के लिए छिड़ी जंग की, जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला है तो दूसरी तरफ केंद्रीय सत्ता की ओर से जारी अध्यादेश है। दोनों के टकराव पर हंगामा मचा हुआ है। एक पक्ष संविधान और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहा है, दूसरा पक्ष इसी संविधान में केंद्र सरकार को मिले अधिकारों की दुहाई दे रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े इस मामले में ने अब एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। एक्सक्यूज मी। इस खबर पर हमने आपके लिए सत्ता की एक डिटेल कुंजी तैयार की है। यह खबर आपकी राजनीतिक समझ में बढ़ोतरी करेगी, इसीलिए आज इसे बहुत ध्यान से, गौर से देखिए और समझिएगा। खबर अच्छे से समझ आए इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों पर एक फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया था कि उपराज्यपाल के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। उपराज्यपाल की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले के अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी बहुत खुश हुई और उसने अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी। लेकिन कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए एक अध्यादेश जारी किया और राज्य सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से छीन लिया। इस अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह इसके सदस्य होंगे। अथॉरिटी में फैसले बहुमत के आधार पर होंगे। अगर उपराज्यपाल इस अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो वो इन फैसलों को पुनर्विचार के लिए दोबारा अथॉरिटी को भेज सकेंगे। हालांकि अगर अथॉरिटी दूसरी बार भी उपराज्यपाल को वही प्रस्ताव भेजती है तो उन्हें उसकी मंजूरी देनी होगी। अभी यह होता रहा है कि दिल्ली में मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह को केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ऐसे में जब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी तो इसमें 2 सचिव केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। अगर ये दोनों सचिव नहीं चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल किसी का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए कमेटी के हेड तो होंगे, लेकिन उनके अधिकार बहुत कम होंगे। इस अध्यादेश में यह भी साफ है कि दिल्ली के एलजी दूसरे राज्यपालों की तरह नहीं है, वो दिल्ली के प्रशासक भी हैं। 19 मई यानी कल देर रात आए इस अध्यादेश से आम आदमी पार्टी बहुत गुस्से में है। वो कह रही है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का अपमान कर रही है, लेकिन बीजेपी का पक्ष है कि वही हो रहा है
जो कोर्ट ने कहा है। इसके लिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के 11 मई वाले फैसले के पैराग्राफ नंबर 95 के आखिर में लिखी उस लाइन को याद दिला रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर संसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की परिभाषा के दायरे में रहते हुए कानून बनाती है तो वो उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में इस एक लाइन का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश जारी कर दिया, जिस पर अब आम आदमी पार्टी गुस्से से लाल है। आम आदमी पार्टी कह रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान हुआ है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत गुस्से में है। सुबह उन्होंने 2000 रुपए की नोटबंदी पर ट्वीट करके पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया सबसे पहले। फिर शाम तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जिसमें दावा किया कि केंद्र सरकार सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुला होता तो यह अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हुई 1.25 महीने की छुट्टियों को देखते हुए लाया गया है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट खुलते ही चैलेंज करेंगे। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी अध्यादेश लिखने वाला नहीं था। क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी कभी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा स्पेशल कोर्ट लगा रहता है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी, अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि वो अर्जेंट इशू का मामला है तो वो उसको उठा सकते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी अर्जेंट इशू है, क्योंकि एक दिल्ली की कमान एक चोर के हाथ में है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक से पढ़ेंगे, उसका पैरा 95 पढ़ेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कई कानूनों पर अगर नए दिशा निर्देश भारत सरकार से आते हैं तो दिल्ली सरकार को उन दिशा निर्देशों को पढ़ना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से उसके तहत ये बदलाव आए हैं। गुस्से वाले बयानों के तीर तो चले, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ अध्यादेश लेकर नहीं आई है, बल्कि उसे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी है, जिसमें 1996 में एनडीएमसी बनाम पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया गया है। तब 9 जजों की बेंच ने कहा था कि दिल्ली के पास विधानसभा होने के बावजूद इसका दर्जा पूर्ण राज्य का नहीं हो सकता, यह केंद्र शासित क्षेत्र ही है। इसका फैसला था, उसमें क्या इश्यूज फ्रेम हुए थे, इस केस में क्या इश्यूज फ्रेम हुए थे, और क्या इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट के समक्ष लिया था। क्योंकि अगर इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट नहीं लिया था तो ये पर इंक्यूरियम है। अगर ये ग्राउंड इन्होंने लिया है तब भी इनको ये दिखाना होगा कि वहाँ जो इशू फ्रेम हुए थे और उस जो डिसाइड हुआ दोनों कन्फ्लिक्ट में है, अगर तभी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि आप पार्लियामेंट को कि आप आगे कानून बदल नहीं सकते हैं या कोई अध्यादेश पारित नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 123 में। तो ऐसा कोई प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता है। वो केवल एक दिए हुए कानून के परिप्रेक्ष्य में अपना फैसला सुनाता है। आपको याद होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था शाहबानू में, शाहबानू के केस के जजमेंट के बाद फिर लॉ बदला गया। तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो भी लॉ बदलने का एक कोशिश है। तो दिल्ली के साथ समस्या ये है कि ये ना तो पूर्ण राज्य है ना ही पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली की शक्तियां शेयरिंग और केयरिंग से चलती हैं, यानी दिल्ली में शक्तियों को शेयर करने का फॉर्मूला चलता है। दिल्ली एक आंशिक राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है। 1991 में संविधान में संशोधन से दिल्ली को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा और विधानसभा मिली थी। संविधान के हिसाब से दिल्ली के प्रमुख उपराज्यपाल हैं। 1993 से दिल्ली में जो भी सरकार बनी उसमें से किसी ने भी उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनौती नहीं दी, लेकिन आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई और उसने अधिकारों के लिए उपराज्यपाल की शक्तियों को बार बार चुनौती दी।
हालांकि संविधान के नियमों को के हिसाब से देखें तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल के साथ अपनी शक्तियों को शेयर करना पड़ता है। दिल्ली जैसे आंशिक राज्य के मुकाबले दूसरे पूर्ण राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं जो राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति अलग है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए और ए में दिल्ली के उपराज्यपाल को दूसरे राज्यों के राज्यपालों की तुलना में ज्यादा संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं। इस अनुच्छेद का क्लॉज 4 कहता है कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को एड एंड एडवाइस यानी मदद और सलाह देगी, बशर्ते ऐसा कोई मामला सामने आए, नहीं तो उपराज्यपाल खुद फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। नियम कहते हैं कि अगर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद में मतभेद हो तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, और जब तक यह मामला राष्ट्रपति के पास लंबित होता है तब तक उपराज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो अपने विवेक से किसी भी तत्कालिक मामले में तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली पूर्ण राज्य क्यों नहीं है, तो इसकी कुछ बड़ी वजह भी है। पहली बात, दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश का शासन दिल्ली से ही चलता है। शासन और सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। दिल्ली में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर सभी सांसद, चुनाव आयोग, विपक्ष के नेता, दूसरे देशों के राजदूत और उच्चायुक्त रहते हैं। इन अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को और जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार किसी दूसरे राज्य व्यवस्था पर नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। इसीलिए पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के मामलों को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। इसके अलावा जो भी मामले हैं वो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उनमें भी दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख यानी उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। मौजूदा अध्यादेश ने उपराज्यपाल की शक्तियों का वजन और बढ़ा दिया। सत्ता में अब बात करते हैं किश्तों वाले करप्शन की। आपने अब तक घर के लिए लोन को इंस्टॉलमेंट पर चुकाने की बात सुनी होगी। इंस्टॉलमेंट पर आपने टीवी, फ्रिज, मोबाइल या फिर जरूरत का कोई भी सामान लिया होगा, लेकिन क्या आपने ईएमआई पर रिश्वत देने का कारनामा सुना है? यकीनन आपने नहीं सुना होगा। देश में करोड़ों के भ्रष्टाचार वाले मामले आपने देखे होंगे, लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी के दरोगा जी का यह भ्रष्टाचार कांड बिल्कुल अनोखा और नायाब है। आप टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपने कुछ नोट किया? एक आदमी फ्रिज लेकर थाने पहुंचा है। फ्रिज बिल्कुल नया है, कार्टन के अंदर पैक है। दुकान से इस फ्रिज को सीधे पुलिस चौकी पर लाया गया है दरोगा को रिश्वत देने के लिए। इस फ्रिज को ईएमआई पर खरीदा गया है। पूरा मामला समझने के लिए आपको इस दरोगा और पीड़ित होमगार्ड के बीच का संवाद देखना चाहिए। जैसा कि पीड़ित ने अपने बयान में कहा कि उसके मुताबिक वो जांच करने वाले अधिकारी के पास गया और कहा कि सर, मामूली मारपीट थी, गलत धाराएं लगी हैं। इसके जवाब में जांच अधिकारी ने कहा कि धारा 307 हट जाएगी, परेशान मत हो, व्यवस्था करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पीड़ित ने कहा कि क्या व्यवस्था करें सर, गरीब आदमी है। तो इसके जवाब में दरोगा ने कहा कि गर्मी बहुत है, फ्रिज की व्यवस्था करा दो। आगे पीड़ित ने कहा कि मैं होमगार्ड हूं, 4th क्लास की नौकरी है, पैसे नहीं है। इसके जवाब में दरोगा ने धमकी भरे लहजे में कहा कि व्यवस्था करा दोगे तो ठीक है, नहीं तो नौकरी करना सिखा देंगे। फिर पीड़ित होमगार्ड ने कहा कि हम भी वर्दीधारी हैं, स्टाफ का मामला है, स्थिति तो आप जानते ही हैं। इसके बाद दरोगा ने कहा करा दो व्यवस्था, देखता हूं, धाराएं कम कराता हूं। इस तरह के संवाद के बाद पीड़ित होमगार्ड नितिन वर्मा ने फाइनेंस कराकर ईएमआई पर फ्रिज खरीदा, पुलिस चौकी तक फ्रिज पहुंचाया। दरोगा जी चौकी इंचार्ज बोले 360 हट जाएगी, परेशान मत हो और कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था कर दो। तो हमने ऐसा व्यवस्था क्या सर, गरीब आदमी है। तो बोले कि गर्मी बहुत है यार, एक फ्रिज की व्यवस्था करा दो। तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन कहीं नहीं करा दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुमको नौकरी करना सिखा देंगे। तो हमने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं, नौकरी आप भी करते हैं, हम भी करते हैं और स्टाफ का मामला है, आप भी वर्दीधारी हो, हम भी हैं। तो तब तो समझ ही रहे होगे क्या है क्या नहीं है। तो बोला ठीक है करा दो व्यवस्था, देखता हूँ तुम्हारे धाराएं वगैरह कम करा देता हूँ। हमने कहा ठीक है सर। अब ये फ्रिज वाला वीडियो वायरल हो रहा है और इसी वीडियो के आधार पर आरोपी दरोगा को चौकी से हटा दिया गया है।
मतलब उनकी व्यवस्था हो गई है अब ठीक से, और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। TV9 भारतवर्ष के पास फ्रिज की रसीद भी है। बहरहाल पीड़ित और दरोगा के संवाद में एक शब्द जिसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है वो है व्यवस्था करा दो। ये मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का जरूर है, लेकिन यह समस्या पूरे देश की है। भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह एंट्री मारकर पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। इसका सामना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपने भी किया होगा। रिश्वत के भी कुछ सिग्नल होते हैं। रिश्वत मांगने वाला बार बार इशारे देता है। हमने रिश्वत खोरों की डिक्शनरी ढूंढ निकाली है। इन वाक्यों पर गौर कीजिएगा, हो सकता है ऐसे शब्द कहीं ना कहीं आपको भी सुनने पड़े हों। पहला है व्यवस्था करा दो। इसका सीधा सा मतलब है रिश्वत का इंतजाम करा दो। इसके अलावा रिश्वत मांगने वाला इशारों में कहता है हमारा चाय पानी देख लीजिए, मुंह मीठा करा दीजिए, थोड़ा हमें भी खुश कर दीजिए, जेब गर्म करनी होगी, आपको तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए, गांधी जी के दर्शन करा दीजिए, कुछ आप कीजिए तभी तो हम कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत तो लगता ही है यह शिष्टाचार है। पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अन्य संस्थाओं के सर्वे को स्टडी करने के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए निकाले हैं। औसतन भारत के 50% से ज्यादा लोग हर साल किसी ना किसी काम के लिए रिश्वत देते हैं। 50%। रिश्वत के लेन देन में कैश ही सबकी पहली पसंद है। सबसे ज्यादा रिश्वत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जमीन से जुड़े मामलों में दी जाती है। भारत में 39% लोग ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें सरकारी सुविधाओं के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भारत में 42% लोगों ने माना है कि उन्हें अलग अलग कारणों से पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी है। 18% लोगों ने तो यह भी माना है कि उन्होंने रिश्वत लेकर वोट दिया है। इस चुनावी करप्शन के मामले में भारत एशिया में चौथे नंबर पर है। थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया में चुनावी करप्शन ज्यादा है। ऐसे दावे भी हैं कि भारत में हर वर्ष ली जाने वाली रिश्वत की कुल रकम का 50 से 55% हिस्सा अकेले पुलिस की जेब में जाता है। FIR लिखवानी हो, शिकायत दर्ज करानी हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना हो या कानून से जुड़ा कोई अन्य काम करना हो, अक्सर पुलिस को रिश्वत दिए बगैर फाइल आगे नहीं बढ़ती। पूरी दुनिया में भारत उन अनोखे देशों में से एक है जहां लोग किसी पुलिस वाले को देखकर सुरक्षित महसूस करने के बजाय उससे डरकर नजरें बचाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं पता नहीं किस बात पर रिश्वत मांग लें। फिल्में समाज का आईना होती हैं, इसीलिए हिंदी फिल्मों में पुलिस वालों को खलनायकों की भूमिका में दिखाया जाता है। हालांकि सारे पुलिस अफसर होते हैं वो भ्रष्ट नहीं होते हैं। जिस तरह फिल्मों में भ्रष्टाचारियों के बीच कुछ ईमानदार पुलिस अफसर दिखाए गए हैं जो नायक होते हैं, उसी तरह असल जिंदगी में भी ईमानदार पुलिस अफसर होते हैं और उन्हीं के दम पर देश चल रहा है। अगर बेईमानी को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा और इसे कमाने और दिखाने की क्षमता देने वाला गुण मान लिया जाएगा तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। अपराधी कई बार खुलेआम ये दावा करते हैं कि पुलिस और सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे लोगों को लगता है कि पैसों के दम पर ये पूरे सिस्टम को खरीद सकते हैं और ये लोग गलत नहीं सोचते, क्योंकि जिस सिस्टम में भ्रष्टाचार वाला दीमक लग जाता है वो सिस्टम, वो पुलिस और वो कानून किसी काम के नहीं रहते हैं। भ्रष्ट पुलिस वालों की नजर में आम लोगों की जिंदगी और सम्मान की कीमत ना के बराबर होती है। इसीलिए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। वैसे तो चीन आदर्श उदाहरण नहीं है, लेकिन हफ्ते भर पहले वहां से खबर आई थी कि 1,10,000 भ्रष्ट अफसरों को कड़ी सजा दी गई है और जुर्माना लगाया गया है। भारत को इस दिशा में प्रतिमान स्थापित करने होंगे। सोचिए, भ्रष्टाचार के लिहाज से हमें अभी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना काम करना पड़ेगा। एक आम भाषा में भ्रष्टाचार की जो बोलचाल है उसको भी दूर करना पड़ेगा। लेकिन अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सत्ता टॉप 9।
जम्मू कश्मीर में 22 से 24 मई तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर श्रीनगर में डल लेक में सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम ड्रिल करते नजर आई। डल लेक की 24 घंटे पेट्रोलिंग पहले से कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के साथ एनआईए का भी एक्शन जारी है। आज 7 जिलों श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुंछ और कुपवाड़ा में एनआईए ने करीब 15 जगहों पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को कई अहम सबूत और दस्तावेज हाथ लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। शाह ने आज अपने दौरे की शुरुआत द्वारका में द्वारकाधीश की पूजा अर्चना से की। इसके बाद उन्होंने ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के कैंपस की आधारशिला रखी। 21 मई को भी गांधीनगर में शाह के कई कार्यक्रम हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता में टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से घंटों पूछताछ की। बनर्जी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है जिसमें ईडी और सीबीआई को कुंतल घोष पत्र मामले में पूछताछ की इजाजत दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल हॉस्टल को आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराया गया। हॉस्टल में कई छात्र अवैध तरीके से रह रहे थे। इस कार्रवाई का छात्रों ने जमकर विरोध किया। हॉस्टल का संचालन करने वाले ट्रस्ट के मुताबिक यहां 28 छात्र ही वैध तरीके से रह रहे थे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को न्यायिक जांच आयोग ने नोटिस जारी किया है और सभी पुलिसकर्मियों को लखनऊ आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। इसमें विजय चौधरी, अरमान उस्मान एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी है। लखनऊ पुलिस ने एक बहुत बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया। एक हिंदू युवती के अपहरण के मामले में ठाकुरगंज इलाके से गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। खुलासा हुआ कि आरोपी आमिर अपने पिता के साथ मिलकर युवतियों की खरीद फरोख्त का भी काम कर रहा था। जयपुर के पास जोबनेर में बोरवेल में फंसे 9 साल के बच्चे को बचा लिया गया है। करीब 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने करीब 100 फीट गहराई से हुक और जाल के जरिए लकी को बाहर निकाला। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर है। बिहार के सीतामढ़ी में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया। प्रेमिका के अपहरण के आरोप में जेल में बंद एक युवक की कोर्ट की इजाजत पर शादी कराई गई। ये शादी पुलिस कस्टडी में हुई। दरअसल प्रेमी प्रेमिका ने अर्जी देकर कोर्ट से शादी कराने की गुहार लगाई थी। तो सत्ता में आज का टाइम हो गया है खत्म। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।